होंगे। कार्यवाही कहाँ तक पहुंची है अभी तक? ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ ठीक है भाई, तुम्हें स्टेट वैसे याद हो गई होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं पूछ लेता हूँ। पहली चीज तो स्कैंडियम और टाइटेनियम, नहीं जिंक, अकेले वो एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी फिक्स है, सिंगल है, +3 और +2। एक ही आदमी इसकी वैलेंसी 1 है। कॉपर किसकी मैक्सिमम है? Mn की। ज्यादा बॉन्ड कौन बनाएगा? सबसे ज्यादा बॉन्डिंग किसकी एबिलिटी है? Mn की। जिसकी बॉन्डिंग एबिलिटी ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज भी ज्यादा होती हैं। कौन सी वाली? फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी हाई होती है, और जो बॉन्ड ही नहीं बनाते वो फिजिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। अच्छा एक काम की बात और, हमारे पास में सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं ये, पर इनमें एक एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। वो कौन सा? जो ट्रांजिशन नहीं है पर डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक एलिमेंट है पर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जिसके पास में भरे हुए नहीं है लोग, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। वो कौन है अपने पास में? जिंक। जिनके पास में लोग भरे हुए, मतलब खाली नहीं है, भरे हुए सारे के सारे ना, उल्टा बोल दिया। खैर सभी लोग चौथा पॉइंट लेके आए। चौथा पॉइंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इसको तुम ना बहुत से पार्ट्स में पढ़ोगे, मतलब बेसिक आज पढ़ोगे, फिर दोबारा कवर अप करोगे किसी टाइम पे जब ग्राफ बनाओगे तब। तो ये बहुत बहुत तगड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो एक हिस्सा तुम इसका आज कवर करोगे जो लगभग 50% है अगले वाले हिस्से का, लेकिन आज का 50% ही अगले 50% को मैनेज कर सकता है। इसी ध्यान से बात समझें। आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहली बार एंथैल्पी इज नथिंग बट एनर्जी को ही एंथैल्पी कहते हैं। फर्स्ट और सिंपल पॉइंट, एंथैल्पी एनर्जी सेम बात। आयनाइजेशन का मतलब कि आयंस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। आयंस में कन्वर्ट कैसे करोगे तुम? किसी मेटल को उनमें इलेक्ट्रॉन निकाल कर। तो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहले तो इस बात को मैं लिख लेता हूँ सिस्टमैटिक वे में, जो दुनिया कहती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन, टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहली बात तो बेसिक सी ये, और इसके अंदर भी काम की बात ये है कि रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल, कुछ शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है आईई। आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने की तुम उसको एनर्जी दोगे। मैं तो इस बात को थोड़ा सा और सिस्टमैटिक वे में समझाऊंगा, क्योंकि वही तो खेल है। सिर्फ ये नहीं है कि डेफिनेशन लिखी और बात खत्म हो गई। इसका डीप एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक सबसे बढ़िया चैप्टर रहेगा याद करने के पर्सपेक्टिव से। मतलब डायरेक्ट सवाल आए कट टू कट। डी एंड एफ ब्लॉक आर और पास आता है। मेंस के पेपर में कितने सवाल आते हैं टोटल? 75, 25 25 25 पीसीएम। इसमें पिछले 80-90 सालों का इतिहास रहा है कि लोगों ने केमिस्ट्री के ही सबसे अटेम्प्ट दिए। 25 में से 22-23 सवाल इसी का अटेम्प्ट होता है। फिजिक्स में वो नंबर घट के 70 या 18 पे चला जाता है, और मैथ वो नंबर घट के 12, 13, 14, 15 पे चला जाता है। हार्डेस्ट ही मैथ पड़ती है, और केमिस्ट्री में भी सबसे इजीएस्ट पड़ती है इनऑर्गेनिक, क्योंकि चीजें जो बताई गई वही सीधे आएंगी। डी एंड एफ ब्लॉक में तुम क्या बदल दोगे? एलिमेंटों के नाम, सवाल, इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं बदल सकते, बस तुम्हें याद रखना पड़ता है। तो उस चीज को समझे। और ये बहुत बड़ा काम है कि किसी भी बालक को ऐसे चैप्टर को पढ़ाना जो टोटली थ्योरेटिकल है। ऐसे लगता है हिंदी पढ़ा रहे हो, कभी कभी तो कहानी सुना रही हूँ। कहानी में चलो अच्छी है, किरदार बढ़िया होने चाहिए, यहाँ पे तो किरदारों के नाम स्कैंडियम है।
तो उसमें बड़ा चैलेंज है अपने सामने। इसलिए ध्यान से बात समझें कि आयनाइजेशन थेरेपी का मतलब कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो पहली बात तो ये बताओ कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या घटेगा? लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियस की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। 21 से 30 होने पे मतलब ये भी है कि पहले वाले में 21 प्रोटॉन है, अगले वाले में कितने? ज्यादा ही होंगे, उससे अगले ज्यादा ही होंगे। तो पहली बात ये कि लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने पर अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो सीधी सीधी बात है कि अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगी। और अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी या ज्यादा? अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि बहुत छोटी सी बात ये समझो कि अगर अपने पास में, मतलब इस कहानी को ऐसे लेने से बढ़िया मैं तुम्हें सीधे डायग्राम में तोड़ता हूं। अगर अपने पास में ये कोई एटम है और इस एटम के बाद में इसके सेंटर में बना हुआ न्यूक्लियस, तो तुमसे सवाल बस इतना सा है कि तुम मुझे बस ये बताओ कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को जब ये पकड़ के रखेगा और अपने पास में एक दूसरा और है ये, और इसमें भी एक न्यूक्लियस है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है, तो चीजें बस तुमसे बहुत साधारण सी है। इसमें कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ के रखेगा? पहला कि दूसरा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन पकड़ेगा? जिसका साइज बड़ा है छोटा? वो बताओ। जिसका साइज छोटा है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ेगा। भाई जिसका साइज छोटा है उसकी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी, और जिसका साइज बड़ा है उसकी अट्रैक्शन फोर्स कम होगी। तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन यहां से हटाना है तो तुम्हें इसको देनी पड़ेगी एनर्जी। एनर्जी कुछ भी मान सकते हो, हीट मान सकते हो, हीट करोगे तभी अलग होगी, टूटेगा। तो एनर्जी कौन से खेल में ज्यादा देनी पड़ेगी? पहले वाले में या दूसरे वाले में? दूसरे में। भाई साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू बड़े वाले साइज के। तो मैं तुम्हें 2-3 बातें बताता हूँ। जब हम लोग 21 से 30 की तरफ जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इस बात का मतलब कि अगर ये वाला 21 वाला एलिमेंट है और इसके अंदर न्यूक्लियस है 21 लोगों के बराबर, और जो 30 वाला एलिमेंट है उसमें ये एटम है और उसमें जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा बड़ा हो गया, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा कहां पे लगेगी? इसमें। मतलब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा आदमी और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा आदमी, इन दोनों ही केस में एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को छुड़ाना है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी कहां छूटेगा? केस नंबर 1 में, केस नंबर 2 में? केस नंबर 1 या 2 कौन से में जल्दी छूटेगा? पहले में। उसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन, पहले वाले का साइज बड़ा है। दूसरा, पहले वाले के साइज बड़ा है और न्यूक्लियर चार्ज कम है। साइज भी ज्यादा, चार्ज भी कम, कुल मिला के फोर्स कैसे लगेगी? कम। और अगर कम पकड़ने की ताकत होगी तो उसको छुड़ाने के लिए हमें भी ताकत कम लगानी पड़ेगी। लेकिन जब हम आगे की ओर जाएंगे तब साइज भी छोटा होगा और चार्ज भी बढ़ेगा, तो फोर्स बढ़ेगी, और तब इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए हमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। और इसीलिए तुम एक बार वो देखो जहां तुमने एटॉमिक साइज लिखा है, आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई लिखी है, वहां पहले सभी लोग साइज वाला सिस्टम नापे। साइज देखो पहले एक बार। साइज सबसे बड़ा किसका है? सबसे बड़ा साइज किसका है? जिंक का नहीं है, स्कैंडियम है। और उसके बाद लगातार साइज छोटा होता चला जाएगा। तो बस तुम्हें यही बात समझानी है। तुम बस मुझे इतना बताओ कि अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ मैं तुमसे ये भी लिख देता हूं ब्रैकेट में कि आयनिक, या फिर ऐसा लिख एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। पहले इस बात को समझे, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस की कैपेसिटी बढ़ेगी और एटम का साइज छोटा होगा, और दोनों के कारण से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की फोर्स ज्यादा होगी। भाई अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये बड़ा साइज, ये उससे छोटा साइज, उसके बाद में ये वाला उससे छोटा साइज, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा,
तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियस है इतना सा, यहाँ पे न्यूक्लियस है थोड़ा बड़ा सा, यहाँ पे न्यूक्लियस थोड़ा और बड़ा सा, यहाँ पे न्यूक्लियस और बड़ा। अब इसको थोड़ा बना मिटाई देते हैं। तो इस जगह पे रखे हुआ इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन। तुमसे बस इतना सवाल है कि कौन से इलेक्ट्रॉन को छुड़ाना मुश्किल है, ए बी सी डी, बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन छुड़ाना मुश्किल है यहाँ से? डी। उसका कारण क्या है? दो कारण है उसके। चार्ज ज्यादा है न्यूक्लियस का, तगड़ा पकड़ेगा, और साइज छोटा है, बहुत अच्छे से पकड़ेगा। इसीलिए अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, एटम का साइज कम हुआ, एटम का साइज कम हुआ, और दोनों के रिजल्ट से जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगी? बढ़ेगी। और अट्रैक्शन फोर्स के बढ़ने के कारण से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी को भी, आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? सवाल बस इतना सा है, बस ये सवाल होगा पेपर में भी, यही है बेसिक सा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, बस ये बता दो। ऑप्शन तुम्हारे पास सिंपल से हुआ करेंगे, पहला इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, और मुझे नहीं मालूम, नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या है? लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ेगा, साइज कम होगा, फोर्स बढ़ेगी, उसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो पहले इस चीज को लिखें और इन चार डायग्रामों के साथ ही लिखना, क्या मैं बेसिकली बात समझ में आए? आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन को छुड़ाना, उसके लिए तुम्हें देनी पड़ेगी ज्यादा एनर्जी अगर तुम यहां से वहां जाते हो, क्योंकि दो फैक्टर उसमें इन्वॉल्व है, दो कारणों के कारण से। ठीक है, उस बात को ध्यान रखें, बेसिक नॉलेज को बढ़ाएं। इसमें भी चक्कर है। पहली बात तो भाग सब एनर्जी देनी पड़ती इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, चलो ठीक है, यहां से वहां जाएंगे तो बढ़ेगी, ये भी ठीक है, चक्कर और भी है। क्या मैं इन्हें रट सकता हूं? नहीं, भी बुद्धि में समझ में आते हैं, समझ नहीं होते, लॉजिक पता होने चाहिए चीजों के। सवाल भी सवाल भी है तुमसे। इसमें एक्सेप्शन है, मैं कह रहा हूँ 50% ट्रेंड ग्राफ बहुत कुछ सिखाता है तुम लोगों को, जैसे कि लगातार साइज घट रहा होगा तो एनर्जी लगातार ज्यादा देनी पड़ेगी, एक पॉइंट पे आके साइज बढ़ जाता है। कौन सा पॉइंट है वो? जिंक। तो वहां पे एनर्जी एकदम से कम हो जाएगी। तो ट्रेंड जो है, मतलब एक बात, मतलब एनर्जी वाला ग्राफ है, मतलब बढ़ेगा लगातार तो ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे हल्का सा डिप मार जाएगा, बीच में एक आध दो डिप होंगे, वो बात की बात है, क्या छोड़ो। अगला पॉइंट सुनो इसके अंदर, इतना अगला पॉइंट है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इस बात को लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए अगली बार से IE1 और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगली बार से सीधे सीधे IE2 का मतलब समझो, एक करके मतलब समझो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, सेकंड यानी कि एक के बाद एक अगला दो को रिमूव करना, इकट्ठे दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले जाएंगे, एक के बाद एक करके। तो फर्स्ट यानी कि रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो भी सबसे बाहर वाली शेल में से। उसके बाद रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर वन, एक के बाद में दूसरे को निकालना। और इसी में बहुत ठीक ठाक सवाल निकल के आता है, तो ध्यान से सुनो। तुम इसमें से किन्हीं भी दो एलिमेंटों के नाम चुनो, 21 से 30 तक किन्हीं भी दो एलिमेंटों के नाम चुन के देखें पहले।
उसका सिस्टमेटिक पूरा बताऊंगा, लेकिन पहले दो एलिमेंटों के नाम सुन लो बड़ी तरह से। आज डेट कितनी है? तो इसमें कौन आता है? Cr। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन R1 तक तो आ जाएगा, उसके बाद है 4s1 और 3d 5, और दोबारा से निकालें। अपन लोगों ने ले लिया जिंक, जिंक का नंबर है 30 यानी कि 18, तो R1 तक आ जाएंगे 4s2 3d 10। एक और ले लिया जानबूझ के मैंने Mn नंबर यानी कि 25, R1 तक तो ठीक है, उसके बाद में 4s2 और 3d 5। अब ये बताओ कि अगर तुम्हें इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो सबसे मुश्किल से कौन मानेगा? सबसे मुश्किल से कौन मानेगा? बस अपने दिमाग से देखें, मतलब मैं एक्सप्लेन कर लूंगा लेकिन मुझे करना नहीं है, फिलहाल नहीं करना, बाद में ही करूंगा इस बात को। पहले बस तुम सोचो कि सबसे मुश्किल कौन है इन तीनों में से जो मुश्किल से मानेगा। आंसर है जिंक। उसका रीजन ही बहुत साफ है, जिंक फुल्ली फिल्ड है, हाईली स्टेबल है, चैन से बैठा है। तुम गए उसको एनर्जी देने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो तुमसे डिमांड करेगा कि भाई पहली बात तो मानूंगा नहीं, और अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना ही है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, मैं अपनी शांति भंग करने जा रहा हूं, मतलब वो पूरा फिल है, तो क्यों मानेगा? अब इसी बात को जरा जल्दी सोचो, Cr में और Mn में कौन है जो जल्दी मानेगा? देखो D में तो इसके भी 5 है और D में इसके भी 5 है, आधे आधे फील्ड बने हुए हैं बड़ी तरह से, लेकिन यहाँ पे S में होने चाहिए 2, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है। ज्यादा शांत कौन है इन दोनों में? Mn फिर भी स्टेबल है भाई, एक पूरा भरा है मेरा, एक आधा भरा है, इसके दोनों ही आधे भरे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन देने का नंबर लग गया तो पहले कौन दे देगा? Cr। मतलब तुम्हें कम एनर्जी Cr में चाहिए कि Mn में? Cr में कम चाहिए, उससे ज्यादा किसमें चाहिए? Mn में। ये बात तो तुमसे पहले भी कह रहा हूं कि Cr में कम चाहिए, उससे ज्यादा किसमें चाहिए? Mn में। उससे ज्यादा किसमें चाहिए? Fe में। उससे ज्यादा किसमें चाहिए? कोबाल्ट में, निकेल में, कॉपर में। जिंक में तो बहुत ज्यादा चाहिए। उसका रीजन क्या है? जिंक बहुत ज्यादा स्टेबल है। तुम लोग बात ये समझो कि Cr और Mn का बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखकर बताओ कि ज्यादा स्टेबल कौन है? Mn। भाई उसका एक पूरा भरा और एक आधा, जबकि Cr के दोनों आधे भरे, तो जल्दी कौन मानेगा? Cr जल्दी मानेगा, एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अब इसी खेल में पे चढ़ेगा, ठीक है? ध्यान से बात समझेंगे। पहली बात तो ये कि आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने वाली प्रोसेस। तो मैं तुम सबको ये पूरी प्रोसेस समझाने से पहले वापस से वो काम, उसके बिना तो सवाल आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस बार करने का ऑर्डर बदल देना, बताता हूं कैसे बदला जाएगा। हाँ भाई, लेकिन ध्यान से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ऊपर थोड़ी सी लाइन छोड़ दे, जगह छोड़ देना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, आयरन नहीं लिखा मैंने। ठीक, सभी लोग इनके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें। लास्ट वाले समझते हो? 18 मत लिखना, 4s3d बस वो लिख दो और कुछ नहीं, इनके सभी के। तुम लोग लिखते, मैं भी लिख देता हूं।
इसमें सभी लोग बदमाश नहीं है, एक आधी है, एक आधी होते हैं हमेशा। आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, मैं कुछ वैसा नहीं लिखूंगा, नहीं वैल्यू नहीं निकली मुझे, मुझे कुछ अलग ही खेलना है। हाँ ध्यान से देखो, पहली बात है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो करेगा कौन सा ऑर्बिट, एस या डी? पहले करेगा एस, कंटिन्यू सेट रखे, पहले जो इलेक्ट्रॉन लूज करने का नंबर लगेगा वो एस का करेगा। और अब एक एक करके ध्यान से बताएंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया जाए इसमें से, पहली बात तो सबसे बुरा कौन मानेगा, जिंक। जल्दी कौन मानेगा, स्कैंडियम। हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसका फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगा, 4s1 3d1, एक निकाल दिया। उसके बाद में अगली बार में तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी पहले से कम या ज्यादा, इसमें जो एनर्जी देंगे स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम में देंगे तो कम देनी पड़ेगी ज्यादा, ज्यादा, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ती है। तो जब हम स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम को पकड़ेंगे, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तब एनर्जी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी। और क्या बनेगा इसका 4s1 3d2, इसका क्या बनेगा वापस से 4s1 3d3, इसका क्या बनेगा 4s0 3d5। ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालने वाला के, इस वाले में क्या बन जाएगा 4s1 3d5, इस वाले में 4s1 3d6, इस वाले का बनेगा 4s1 3d7। सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन कम किया जा रहा है, 4s1 3d8, 4s0 मतलब कुछ नहीं खाली हो चुका 3d10, 4s2 और 3d10, 2 नहीं 4s1 और 3d10। अब सभी लोग ध्यान से एक बात सुने, पैटर्न सुनना, इन सभी में से इलेक्ट्रॉन निकालने पर लगातार एनर्जी का अमाउंट बढ़ेगा, इससे ज्यादा इसमें होगा, इससे ज्यादा इसमें होगा, इससे इसमें होगा, कहीं बीच में गड़बड़ भी होगी, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें, लगातार ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी लगातार। पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो मुझे इस जगह पे जिंक और कॉपर में 2-3 सवालों के जवाब देना, यही देख देख के। कॉपर का आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 4s1 3d10, मतलब अगर यहाँ पे और जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो ज्यादा एनर्जी तुम्हें कहाँ देनी पड़ेगी, जिंक में, क्योंकि वो फुल्ली स्टेबल है, जबकि ये फुल्ली स्टेबल नहीं है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा एज कम्पेयर टू इसके जिंक के, लेकिन फिर भी इसकी ताकत इन सभी से तो ज्यादा होगी। भले ही वो जिंक से आ गया, लेकिन कॉपर की ऊर्जा इन सभी से ज्यादा ही थी। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में, अब जरा ध्यान से देखकर बताओ, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद देखकर बताओ, अब कॉपर का एक ऑर्बिट खाली ही हो चुका है, इसे तो तुम गिनो ही मत, डी में कितने हैं पूरा पता है, और इसमें ये तो पूरा भरा है, लेकिन एस में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ज्यादा स्टेबल कौन है, कॉपर या जिंक? अब कॉपर ज्यादा स्टेबल है भाई। अब अगर इलेक्ट्रॉन देने का नंबर लग गया तो जिंक आसानी से मान जाएगा, भैया तू मेरा एक और ले जा, मेरे 10 रहेंगे, मैं कुछ रहूंगा। लेकिन कॉपर नहीं मानेगा इस बार। कॉपर के 10 के 10 पहले से बढ़िया तरह से सेट भरे हुए हैं, तुमने उससे एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, एक इलेक्ट्रॉन छीनते ही उसका साइज सबसे पहले तो थोड़ा सा और छोटा हो गया होगा, क्योंकि अब ज्यादा लोगों को नहीं खींचना पड़ रहा है, कम लोग खींचेंगे, बढ़िया खींचेंगे। और दूसरा,
एक इलेक्ट्रॉन जाते ही उसमें डी में हो गया 10, 10 होने का मतलब डी हो गया फुल्ली फिल्ड, बढ़िया स्टेबल। अब कॉपर जिंक के कंपैरिजन में आसानी से नहीं मानेगा। जैसे कि अगर अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ गया तो जिंक राजी राजी तैयार हो जाएगा 4s0 3d10 करने के लिए, क्योंकि उसे स्टेबल होना है। लेकिन कॉपर तैयार नहीं होगा। कॉपर बहुत ज्यादा मनाने के बाद में, बहुत लड़ने गुथने के बाद में, तब कहीं जाके 4s0 के बाद में कोशिश करेगा कि यार तू ज्यादा ही मर जाएगा, नहीं तो 9 कर ले, एक ले जा, वरना मानेगा नहीं। तो तुम्हें बस एक छोटे सवाल का जवाब देना है, जिंक में और कॉपर में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है? पहली किसकी ज्यादा होती है? जिंक की। कुछ जिंक फुल्ली स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड है हर तरफ से। तो पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, पहली बार में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? जिंक की एज कंपेयर टू कॉपर की। लेकिन सेकंड टाइम में किसकी ज्यादा होगी? सेकंड वाली में कॉपर की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिंक की, क्योंकि इस बार कॉपर स्टेबल है। तो ये वो खेल है जो तुम्हें समझना है कि हमें सवाल ऐसे आते हैं, ये डीप नॉलेज अंदरूनी। अच्छा मैंने ये क्यों बताया, ऊपर वाली नॉलेज अभी जानबूझ के नहीं दी है क्योंकि उसकी नीड फिलहाल नहीं है, मतलब है थोड़ी बहुत, लेकिन फिलहाल पहले इस खेल को समझो। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले तो जिंक नहीं मानेगा क्योंकि वो पूरा भरा हुआ था, कॉपर फिर भी मान गया। लेकिन दूसरी बार में कॉपर बिल्कुल नहीं मानेगा क्योंकि वो पूरा भरा हुआ है, जिंक फिर भी तैयार है कि साहब मेरा एक ले जा, कोई बात नहीं। तो इस बात को समझे कि फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा चक्कर है, थर्ड में कोई लफड़ा नहीं है। अब दोनों के पास में लगभग सेम दबाव है, जिंक वापस जीतेगा। एक बार 10 से मैं क्यों दूं? खुद सोचो, अगर अगली बार इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो अब किसकी जीत होगी? कौन नहीं मानेगा? क्योंकि जिंक के पास में कितने टोटल? 10 पूरे भरे हुए, और कॉपर में कितने टोटल? 9। तो ज्यादा स्टेबल कौन है इस बार? जिंक ज्यादा स्टेबल है। तो अगला इलेक्ट्रॉन अगर तुमने निकाला, तुमने कोशिश की कि मैं इसमें से एक और ले जाऊं, 8 करूं, और इसमें से एक और ले जाऊं, इसमें कितने करूं? 9। तो इस बार मुश्किल से कौन मानेगा? जिंक। मतलब अगली बार अगर देखेंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? जिंक की एज कंपेयर टू किसके? कॉपर के। और इन सभी सवालों के जवाब तुम्हें कौन देता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेप बाय स्टेप करने से इन सवालों के जवाब मिलते हैं कि कौन किसकी जीत कहां हो रही है। और चुन चुन के तुम्हें, जैसे कॉपर जिंक बताया, तुम्हें चुन चुन के बताया जाएगा क्रोमियम और मैंगनीज के बारे में, ऐसे तुम्हें चुन के बताया जाएगा कुछ और एलिमेंटों के बारे में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहानी किसी किसी जगह पे तो कोई दिक्कत पैदा नहीं करती है, जैसे कि यहां से लेके यहां तक तो कोई लफड़ाई नहीं है, फिर सोचने वाली बात है। यहाँ पे तो कोई स्टेबल अनस्टेबल ऐसी बात ही नहीं बनने वाली है। 6 है, 7 है, 8 है, कौन क्या ही बिगाड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सेम टू सेम ये वाली कहानी शायद यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं करेगी इन जगहों पर, तो कि इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, इस तरह से इसमें भी इसकी, फिर इसकी आईएस। जिन जगहों पे गड़बड़ है, जहाँ पे ट्रेंड टूटता है, सवाल वहीं पे आते हैं। ट्रेंड जहाँ पे टूटता है वो जगह कौन सी? कॉपर और जिंक। ट्रेंड जहाँ पे कुछ गड़बड़ करेगा, शायद करेगा, वो जगह कौन सी? क्रोमियम और मैग्नीज। और जिस जगह पे गड़बड़ देंगे वो सीधी सीधी कहानी है, सब यहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल होने का लफड़ा ही नहीं है। लफड़ा ही 2-3 जगह पे है, 9 और 10 होने वाली जगहों पे, 4 और 5 होने वाली जगहों पे, बस वो समझे। तो पहला खेल तो ये वाला। अब दोबारा आ जाए, तुमने वो लिखना चाहिए था, जिंक और कॉपर लिखने वाली बात की, थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करें। स्टेबल कौन ज्यादा, वो मुश्किल से मानेगा, जो कम स्टेबल वो आसानी से मान जाएगा। अब आगे सुने, इसीलिए थर्ड टेकल है, कहानियों में दम और नॉलेज भी होनी चाहिए इसके लिए। तो हाँ भाई, अब जरा सीआर और एमएन पे आ जाए। इतने पढ़ने के बावजूद भी इस कहानी में पेज रह जाएगा, 50% ही कहानी पेज रहेगा। ग्राफिकल बनाते टाइम पर तुम जानोगे कि यार जो मैंने तो बताया उसमें फिर भी कुछ गड़बड़ निकलेगी छोटी मोटी सी, और गड़बड़ अभी दिखाने का फायदा नहीं है, ब्रेन खराब हो जाता है उससे। खैर, ध्यान से बात सुनो। सीआर और एमएन में पहला इलेक्ट्रॉन देने को कौन राजी जल्दी? सीआर, क्योंकि सीआर पे एक ले जा भाई, मैं आधा भरा रह जाऊंगा, शांति से बैठूंगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा सीआर, यानी कि सीआर को तुम्हें देनी पड़ेगी कम एनर्जी, जबकि एमएन को देनी पड़ेगी तुम्हें ज्यादा एनर्जी। तो अपन लोग नीचे लिख लेते हैं दोबारा से, एक मिनट, कि अपन लोगों ने लगाया यहाँ पे सीआर और एमएन। फर्स्ट एनर्जी किसकी आई होगी? एमएन की एनर्जी पहली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किसके?
Cr के, उसका रीजन सोचो, Mn एक आधा भरा, एक पूरा भरा, एक आधा, और Cr दोनों के दोनों आधे। ज्यादा शांत कौन है? Mn। तो Mn को तुम्हें आधा करवाना, भाई अपना इलेक्ट्रॉन दे, मैं क्यों दूं जब मैं पूरा फिल हूं तो तुम्हें उससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन ये लड़ाई यहाँ पे नहीं लड़नी है, ये तो दादी दादी मान ही जाएगा कुल मिला के बात ये। तो सीधे सीधे Cr में से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएगा, जबकि Mn में वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जाएगा। तो इसीलिए पहली एनर्जी Mn की ज्यादा होगी, इसको बनाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसमें काम कम करना पड़ेगा। आगे अब अगर तुम्हें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Cr Mn में जल्दी कौन मानेगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Cr में Mn में जल्दी कौन मानेगा? Mn, क्योंकि Cr पे एक का तो लोड ही नहीं है, वो तो खाली हो चुका है, उसको अपने डी के 5 आधे लोग अच्छे से जकड़ के पकड़ के रखने हैं, जबकि Mn को 5 और ये एक पकड़ के रखना है। Mn भी चाहता है कि मैं भी इसकी तरह स्टेबल ही हो जाऊं, तो क्यों ना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दूं, तो Mn अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जबकि Cr नहीं मानेगा आसानी से। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर यहाँ पे आ जाएगा 4s0 3d कितना 5, ये फिर भी एज कंपेयर टू आसान मान जाएगा, किसके मुकाबले में? Cr के, जहां पर वो 4s0 3d कितना होगा 4। मुश्किल से मानेगा, बहुत मुश्किल से मानेगा, बहुत ज्यादा मुश्किल से मानेगा, ठीक है। इसीलिए सेकंड बार में जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी आई होगी? Cr की, एज कंपेयर टू किसके? Mn की। मैं तुमसे कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इतना लिखने के बावजूद भी पेज चढ़ेगा जिसको खोल नहीं रहा हूं, क्योंकि चीजों को पहले एक बार सेट करना चाहिए। क्यों नहीं आयनाइजेशन थेरेपी कल पढ़ा दिया गया जानबूझ के, ठीक है। खैर आगे सुने, जो भी पेज है वो मैं खोल दूंगा, पर फिलहाल नहीं, अगली बार में आ जाओ। अगली बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और मुश्किल से मानेगा Cr Mn में, मतलब पहला निकाल दूसरा तीसरा बताओ। Mn मुश्किल से मानेगा, Mn के डी के 5 है, आधे भरे हुए, उस पर 4 है, 4 वाला चल ठीक है, 4 के अब 3 हो जाए कोई बधाई नहीं है, पर 5 वाला 4 होने में बधाई लगता है। इसीलिए यहाँ Mn से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसको 4s0 3d 4 करना बहुत भारी काम है एज कंपेयर टू इसके, इसको 4s0 3d 3 करने के। तो तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी किसकी आई होगी? Mn की एंथैल्पी तीसरी हाई होगी एज कंपेयर टू किसके? Cr की। और ये सारे जवाब तुम्हें कहां से मिलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सबसे मेन फंडा ही वही है जो हम अब तक पढ़ रहे हैं। ये ट्रेंड किन जगहों पे गड़बड़ नहीं देता, सीधा है स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, कोई लफड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, कोई चक्कर नहीं। चक्कर इन 2-3 जगहों पे है, बस उन्हें ध्यान से देखो, Cr Mn कॉपर जिंक, चक्कर अभी भी बचा हुआ है। पर ठीक है, फिलहाल जितना देख सकते हो उतना देखे ना, वो जानबूझ के अगर लो कराऊं तो कोई रीजन है उसका, इसलिए पहले ध्यान से इन बातों को सेट करो। तो ट्रेंड जहाँ पे लफड़ा नहीं देता वो तुम्हारे सामने, और चक्कर बस उन्हीं जगहों पे जो पहले चक्कर में थे, वो 9 का 10 करना, 4 का 5 करना, बस वही है, और कोई पोजीशन खराब ही नहीं है इस पूरे खेल में। और भी ये भी तो स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। तुम लोग मटके वाली स्टोरी सुनी है? एक कंपनी ने एक टीम को, मतलब एक ऑफिस के मेंबरों को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 40 मेंबर काम करते हैं 20-20। एक को होमवर्क दिया छुट्टियों के बाद, गर्मियों की छुट्टियों के बाद एक मटका बना के लाना है, और दूसरों को अलग से बुलाया, फिर होमवर्क दिया कि तो मटके बना के लाने, जिसका अच्छा होगा वो जीतेगा, उसकी सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा अच्छा खासा बढ़िया। जिन्हें एक मटका बनाने को दिया था वो हार गए, वो एक ही में लगे रहे, उसी को परफेक्ट चमकाते, कोई आया उसको बुरा लग रहा है, सब इसको थोड़ा सा ऐसे मोल्ड वोल्ड करते तो ऐसा वैसा ऐसा, और जो दूसरी को बोला कि मटके बनाने हैं, बस तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली बनाए। हाँ जी, इसका हम तार कट गया उसका इस वजह से। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो
भाग मटका बहती, मतलब पहले खराब थे, 2 3 4 5 खराब थे, अगले ठीक निकले, बढ़िया बनते गए, सेट निकलते गए, एक से एक बढ़िया निकला। तो वही सेम प्रोसेस है, वही अप्लाई करनी है, सेम टू सेम। ठीक है, जिस प्रोसेस से गुजरता जहाँ पे गड़बड़ हल्की फुल्की दिखेगी वो तो बात की बात है, पहले अंडरस्टैंडिंग डालो टॉपिक्स की, उसको शार्प करने का फिनोमेना बात का है ना। लोग चीजें फैलाने के चक्कर में उन्हें शुरू नहीं करते, पहले शुरू करें। खैर, इसमें अगला पॉइंट समझना, अभी भी सॉलिड पॉइंट है इसके अंदर, बढ़िया। ये तो 30% तो जा ही चुका कंप्लीटली। अच्छा, ये जानबूझ के टूटा हुआ है, ग्राफिकल है वजह से। हाँ भाई, अगले पॉइंट को डालते हैं। ये पॉइंट नंबर कौन सा लगेगा तुम लोगों का? 5वां होगा ना। पहला पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा एटॉमिक आयनिक रेडियाई साइज, ऑक्सीजन स्टेट, चौथा अभी देखा आयनेशन एंथैल्पी बेसिक हल्का फुल्का कि हाँ इलेक्ट्रॉन निकालना ना निकालना, और 5वां पॉइंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अपने पास में 2 टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, पहला पैरामैग्नेटिक और दूसरे डाईमैग्नेटिक। ये वही सिस्टम है। पैरामैग्नेटिक किन्हें कहते हैं? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, और डाईमैग्नेटिक जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m = √n × n+2। और मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? bm, यानी कि बोल मैग्नेटॉन। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आया, इस बात का मतलब है कि उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो वो कैसा था? डाईमैग्नेटिक। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैसे थे? पैरामैग्नेटिक। तो बस उसी बात को मैं सिस्टमैटिक लिखूंगा, ध्यान से देखना, पहली बात है, काम आएगी, अच्छी काम आएगी। पहली बात, अपने पास में 2 टाइप के सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। तुम जब इस चैप्टर को फेज में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 5 में, उसमें एक और पढ़ोगे, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। हाँ भाई, तो सबसे पहली काम की चीज तो ये कि पैरामैग्नेटिक वो होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और डाईमैग्नेटिक ऐसे कंपाउंड जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करेंगे। तो पहले वो लिखें, पैरामैग्नेटिक आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरा डाईमैग्नेटिक रिपेल फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाते हैं। पहली चीज तो ये पहले से सेट करें कि पैरा का अट्रैक्शन होगा और डाई का रिपल्शन होगा। अगली बात है कि पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक पता किससे लगाते हैं, वो सुनो। डाईमैग्नेटिक जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो कौन से हैं? डाईमैग्नेटिक। और जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो कौन से हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो कौन से हैं? पैरामैग्नेटिक। और अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो उसमें एक काम की चीज और आती है निकल के, जिस चीज का नाम है मैग्नेटिक मूवमेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। निकालने का तरीका √n × n+2। और इसमें n क्या चीज है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके साथ साथ एक पॉइंट ये भी है कि ये जो म्यू है, इसकी यूनिट क्या होती है? इन शॉर्ट bm। और पूरे नाम में बोल मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट बोल मैग्नेटॉन पाई जाती है बेसिकली। अच्छा, अब मैं तुम्हें छोटी सी बात और बताता हूं कि आखिर तुम्हारे सामने पन्ने क्यों रखे जा रहे हैं, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये कि जब तुम लोग किताब कॉपियों को खोलो, तुम्हारे अंदर एक सेंस होना चाहिए किताबों को समझने का, कि अगर हम बुक की रीडिंग करें तो हमें वो अपने आप समझ में आती है या नहीं आती। उसको ना आने का रीजन ये कि शायद वो कराई नहीं जाती, रीडिंग नहीं कराई जाती है। रीडिंग कराइए, समझ में आ जाएगा। तो सभी लोग इतना देखने के बाद में ना, जस्ट एक छोटा सा काम करें, मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, पहले तुम लिख लो। इसको रीड करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, फिर अपने दिमाग को एक बात ये भी समझाएंगे कि यार शायद आसान ही है चीजें, बस एक तरीका मिलना चाहिए कभी कभार पढ़ने का।
इस वजह से। तो एक मिनट रुक जा, पहले क्यों से, क्योंकि तुम्हारे रीडिंग स्किल का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल के अंदर। अच्छा, जिनका मैथमेटिक होता है उनका स्पिन कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है हाई, और डाई वाले का कैसा होता है लो। ऐसा स्पिन कॉम्प्लेक्स भी एक चीज से बोल आती है। हाँ भाई, सभी लोग एकदम टिप टू टॉप ऊपर से लेके बॉटम तक पूरा रीड करेंगे, ध्यान समझेंगे, उसके बाद इसके सवालों को देखना। पहले रीड करो, हमारे दिमाग को स्किल डेवलप करें कि पढ़ाई से भी बात समझ में आ सकती है। मैं कुछ काम का निकाला है इसमें, जैसे कि काम की बात, ये h इक्वल टू में अंडर रूट n मल्टीप्लाई n प्लस 2, h मतलब म्यू को करते हैं, कौन से एलिमेंटों के लिए वैलिड है, पहली काम की बात ना। एक्सेप्शनल चीजों को ऐसे पता लगाते हैं। पहली ट्रांजिशन सीरीज के लिए, पहली कौन सीरीज है, पहली सीरीज है कौन सी 3D, अगली 4D, अगली 5D, अगली 6D। तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंटों का नेगेटिव मूवमेंट अंडर रूट n मल्टीप्लाई n प्लस 2 से निकाला जा सकता है। बाकियों की चर्चा नहीं है तो बाकियों के सवाल भी नहीं है, शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया तो प्रश्न भी नहीं निकल के आते। अच्छा, अब उसके अंदर भी एक जो बात तुम लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं करी गई है वो तुम्हें यूं समझ में नहीं आएगी, वो तुम्हें सवालों से ही समझ में आएगी। ध्यान से देखना, जैसे कि मैं तुमसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ, सभी लोग सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे कि Fe का नंबर कितना है 26। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन बताओगे तो R1 तक तो सेव हो गया, उसके बाद में 4s2 3D कितना 6। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि Fe +2 बनाओ तो +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, कहां से निकलेंगे s में से 2। और अगर मैं तुमसे कहता हूं कि +3 बनाओ तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलने हैं 3, कहां से निकलेंगे 2 s में से और 1 d में से। तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर 18 R1 तक तो सेव रहेगा, 2 निकाल दी तो 4s 0 और 3D कितना 6। और यहाँ पे जब 3 निकालेंगे तो कैसे बनेगा, R1 तक तो सेफ है लेकिन 4s कितने 0, 3D कितने 5। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, डी में 6 भरे हैं, कितने अनपेयर्ड है भरेंगे भर के 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड कितने हैं 4। डी में कितने यहाँ पे 5, अनपेयर्ड कितने हैं 1 2 3 4 5। तो अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाए तो अंडर रूट में यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाई में 6 यानी कि रूट में कितना 24, जो कि 5 से कम है यानी कि 4.8 dm लिख दिया अपन लोगों ने इसको। और जब इसका म्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 5 मल्टीप्लाई में 5 और 2 7 पंजे 35, जो कि 6 से थोड़ा कम है यानी कि 5.8 लिख दिया। तो पहली बात, दोनों पैरावेंटिक डाई, दोनों पैरावेंटिक है, ज्यादा पैरावेंटिक कौन है Fe +2 या +3। उसका लॉजिक कोई ऐसी बात नहीं कि रटने वाली कहानी है, लॉजिकली समझ में आने वाली बात है।
लेकिन खेल जो तुम्हें करना है ना, तुम्हें इसका ट्राई करना है एक बार। सभी लोग इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, क्योंकि तुम इसमें एक गलती कर जाओ और मुझे मौका मिल जाए बताने का। Cu प्लस और Cu2 प्लस, इसके इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन लिखो और कैलकुलेट करो म्यू की वैल्यू, उसके बाद बताता हूँ। दोनों ही पैदा है, लेकिन Fe+3 ज्यादा है एज कम्पेयर टू Fe+2 के। +1 और +2 इसका सॉल्व करो, नंबर लिखे, इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन करने के बाद में सेट करें मामला। पैदा यानी कि अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्शन नाम भूल जाए, इसीलिए बात बता रहा हूं मैं। एपी अंजनी पुष्प कुमार, अंजनी पुत्र उन्हीं को कहते हैं। अट्रैक्शन पैदा, एक बात ये भी है, अगर सोचने लायक बताया जाए तो, क्या सच में कायदे से डी एंड एफ ब्लॉक के बाद ही पढ़ना होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कायदा तो वही है, असली कायदा ही यही है। अब समझ में आता है, तुमने पहले पढ़ा तो पढ़ा दिया गया, हालांकि तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा कि कोई दिक्कत आई है उसमें। तो कायदा है कि पहले से पढ़ाया जाए, पर इतना वेट नहीं होता फिर कि एक इस चैप्टर के बाद में उस चैप्टर को लेके आना, जो कि इतना बेहतरीन चैप्टर है। अच्छा काम पहले देखें। नहीं फंसे हो तो बताएंगे, नहीं फंसे तो बात नहीं। जब मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं फंसा, मतलब तुम्हारे अंदर ऐसी कोई फीलिंग जागी हो तो बता दो। हाँ भाई, Cu+1 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने? एक। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलेंगे S में से, यानी कि R1 तो सेफ है अपना, उसके बाद 4s 0 और 3d 10। और जैसे +2 निकालेंगे, +2 निकलते ही क्या बनेगा? ये R1 तक तो ठीक है, 2 यानी कि 4s 0 3d कितने 9, पैदा या डाई? ये वाला इसमें अनपेयर्ड है कि नहीं है? इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, 10 के 10 पूरे भरे हुए हैं और एक जो खाली है उसकी दिक्कत नहीं है। 10 के 10 पूरे भरे हुए हैं, तो ये जो बनेगा मैग्नेटिक मोमेंट 0, यानी कि पैदा नहीं, कैसा ये डाई मैग्नेटिक है। और इस वाले में 9 भरे हुए हैं, तो कितने खाली है? एक अकेला। तो ये वाली इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में 1 + 2 यानी कि 3, √3 की वैल्यू क्या निकलती? 1.73 bm। यानी कि ये वाला है तो पैरा मैग्नेटिक, लेकिन ये वीक पैरा मैग्नेटिक है। पैरा तो है पर वीक है, वीक पैरा मैग्नेटिक है। अगर ये वीक पैरा मैग्नेटिक है तो मतलब ये कि अट्रैक्ट तो होगा, पर इसकी जो अट्रैक्शन होगी वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, कम अट्रैक्शन फोर्स रिप्रेजेंट करेगा किसी भी धातु के साथ में कुल मिलाके। क्या एक और सॉल्व करें। Mn का नंबर 25। ये पता लगा Mn+1, Mn+1 देता है कि नहीं? +1 एक ही आदमी देता है। तो फिर यहाँ के सवाल में +2 था, हाँ +2 था, +3 था, हाँ बिल्कुल सेट था सवाल पहले से। सवाल की भी सीमाएं होती हैं कुछ, कोई ऊपटा नहीं ले सकता। मैं तो +1 दे दूं, मैं +1 एक ही जगह दे सकता हूँ जो मैं दे दिया ओपन में, दोबारा नहीं दूंगा। और स्कैंडियम का मैं तुमसे पूछूंगा नहीं, मैं तुमसे स्कैंडियम की चर्चा करूंगा नहीं। स्कैंडियम में कहानी सेट है, एक ही वैलेंसी +3। खैर प्रश्न है अच्छा खासा, चलिए ये वाला करें। स्कैंडियम +3 और Mn
+3 और Fe+3, तीनों का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो। स्कैंडियम+3, Mn+3, Fe+3, तीनों के मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करें और पैदा और डाई का हिसाब किताब पक्का करें। मतलब Mn एक इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता तो Mn में आयनाइजेशन एनर्जी की बात क्यों करी गई थी? 1 की और 2 की और 3 की। वो इलेक्ट्रॉन निकाले नहीं गए हैं, कोशिश करी गई है, कोशिश में हमें भी नहीं मिली। कुछ तो आंसर निकालो चलो। स्टार्टिंग में बात बोली थी चैप्टर का, ये फेज 1 है। फेज 1 ऐसा लगेगा नहीं वैसे तुम्हें, ऐसा होगा। बता, इसका आंसर बताओगे? स्कैंडियम का सारा हिसाब किताब आर्गन 4s2 और 3d 1 में सिमट जाता है। 3 के 3 निकल गए, कुछ नहीं बचा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना? 0। इसका जब निकालेंगे तो इसका हिसाब किताब आर्गन 4s2 और 3d 5 में आता है। 3 निकालने पर आ जाएंगे कितने? 3d 4। 3 निकालने पर कितने एम्पियर बचे टोटल? 4 बचे, तो न्यू निकालने पर आएगा 4 इंटू में 6, यानी कि 4 से 24, 24 का रूट करने पर आंसर निकल के आ जाएगा 4.8 dm। मतलब इसका 3 निकालेंगे, अभी निकाला था मैंने, मैं क्यों निकालूं दोबारा? आंसर क्या निकल के अंडर रूट में 5.35, आंसर निकलेगा 5.8 dm। तो कम का सबसे ज्यादा नेगेटिव मूवमेंट किसका है? Fe+3 का। मतलब बात ये नहीं होगी किसका नेगेटिव मूवमेंट ज्यादा है, इनमें से कौन सा है जो हाईली अट्रैक्ट हो गया मैग्नेट से? मैग्नेट में ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन किसका होगा? Fe का। उससे कम Mn का बिल्कुल नहीं होगा। मतलब अट्रैक्शन तो छोड़ो, ये तो उससे दूर भागेगा, इसका रिपल्शन होगा। इस बात को समझे। खैर अगले पन्ने पे आ जाते हैं। ये तो बहुत छोटा पॉइंट है, इसको निकालने में कितना टाइम जाता है। पर ना, जो काम मैंने तुम्हें अब पढ़ाने के बाद समझाया, मैं तो उल्टा दूंगा। देख लें, चलो पहले ये देखें। छठवां पॉइंट आएगा फॉर्मेशन ऑफ कलर कॉम्प्लेक्सेस। कलर कॉम्प्लेक्स या कलर कंपाउंड, कुछ भी लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब भी डी ऑर्बिटल्स किसी के साथ में कंपाउंड बनाते हैं, वो कलर बनते हैं। जैसे कि मैं तुमसे बहुत बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का
आयरन सल्फेट का। मतलब ये खुश होने वाली बात नहीं, ये शर्म वाली बात है। कॉपर सल्फेट का रंग ये 10वीं में है वैसे तो, पर 10,000 लोगों को भी नहीं पता। तो ये कलर्ड कंपाउंड बनते हैं बेसिक। अच्छा, क्यों बनते हैं उसको तुम लोग मुझे बताओगे, फिर मैं लिखूंगा। पहले मैंने तुम्हें समझाया था, फिर पढ़ने को बोला था। इस बात में जरा ध्यान से सभी लोग ये पढ़ेंगे नीचे का फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। इसमें कलर कंपाउंड क्यों बनते हैं? किसी भी डी ऑर्बिटल्स में अगर कलर की बात चलेगी तो रीजन यही लगेगा। पहले इसको पढ़ लो, तुम्हें समझ में शायद आ जाए, शायद ना भी आए, उसके बाद ही करेंगे एक्सप्लेन, ना। एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी चाहिए। कलर की जब भी बात चलेगी, आंसर एक वर्ड में सबसे एंड में लिखा हुआ है। वैसे 2-3 शब्द देखो उसके। Transition elements are colored because of DD transition। मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर होने का ना बस एक ही रीजन लगेगा हमेशा। ठीक है, मैंने अगले पन्ने पे तक नहीं कर जाता हूँ। लगा रीजन लगा। पहली बात तो ये सेट करें कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे होते हैं कलर्ड। उनके कलर्ड होने का रीजन क्या है? उसके डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का जंप करना, ट्रांजिशन लेना। अगर इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में आपस में जंपिंग करेगा, डी ऑर्बिटल्स में घूमेगा फिरेगा, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनेंगे? कलर्ड कंपाउंड। बस सिंपल एक सिंगल लाइन का रीजन, किन्हीं भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर होने का रीजन होता है डी डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन। ऑर्बिटल ट्रांजिशन, dd orbital transition of electrons is the reason of colored compound, is the reason of colored ions, reason of colored ions। बस पॉइंट नंबर 6 समाप्त भी हो जाता है इसी के साथ में। इसमें कोई लफड़ा नहीं है, सारे समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। ये तुम पढ़ रहे इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, एलिमेंटों की स्टडी करना। अगला चैप्टर भी वही था। इस शब्द को ना बिल्कुल दिमाग में सेट करके याद रखेंगे। डी डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द मेन रीजन ऑफ कलरिंग। रंगों के होने के लिए डी से डी में जाना ही मान्य होता है। इस बात को बस याद रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये 6वां पॉइंट है तुम्हारा, है ना। हाँ, कुछ 3 से 4 पॉइंट है वो फिनिश होंगे। ठीक है, कल करेंगे।